अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अंबर रहमान ने पाकिस्तान से। उन्होंने कहा है मेरा शहर ना बताइएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी की एक ऐसी खौफनाक भयानक कहानी हमारे साथ शेयर की है जो उम्मीद है आज आपको अच्छी लगेगी। अंबर का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से था जहां पे उनके वालिद आसिफ रहमान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी वालदा शगुफ्ता रहमान एक इंतहाई पढ़ी लिखी और मॉडर्न खातून थी। जिस सोसाइटी के अंदर ये रहते थे, यहां पे बड़े बड़े महल भी बने हुए थे, छोटे घर भी थे और मुतवस्सित घराने के लोग भी आबाद थे। आप कह सकते हैं या तो एक अमीरों की सोसाइटी होती है, बड़े बड़े घर, या फिर दरमियाने, लेकिन ये एक मिक्स सोसाइटी थी। असल में आसिफ रहमान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद, एक बहुत बड़े घर के मालिक होने के बावजूद, उनके आबाओ अजदाद यहीं पे आबाद थे, तो उनका मिलना मिलाना, गली के लोग उनकी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बल्कि आसिफ रहमान एक ऐसे रहमदिल इंसान भी थे जो चाहते थे कि लोग जो उनके साथ जुड़ चुके हैं, किसी भी मसले के लिए, किसी भी हेल्प के लिए उनके पास आते तो वो उनकी ज़रूर हेल्प करते थे। और उनका सोचना ये था कि अगर हम इस मोहल्ले से उठ के किसी बड़ी हाई सोसाइटी में चले गए तो ये लोग जो मुझसे उम्मीद लगा के इसलिए आते हैं कि लोग समझते थे कि जो मोहल्लेदार होते हैं उनका बहुत हक होता है, जब हम अपना मोहल्ला ही चेंज कर लेंगे तो ये लोग शायद मायूस हो जाएंगे। इस वजह से, इसके बावजूद कि उनकी बीवी कई दफ़ा शगुफ्ता रहमान उनको कह चुकी थी कि हमें किसी और सोसाइटी में शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन आसिफ रहमान लोगों से जुड़े होने की वजह से यहीं पे आबाद रहे। उनके यहां सबसे पहली एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने अंबर रखा, और उसके बाद एक लंबा गैप आ गया। काफी सालों के बाद उनके यहां एक और बेटी पैदा हुई और उसके कुछ अरसे बाद एक बेटा पैदा हुआ। जो पहली पहली बेटी उनके यहां पैदा हुई थी, अंबर, वो पैदा होते ही दोनों मियां बीवी बेइंतहा इसलिए खुश थे। शगुफ्ता भी बला की खूबसूरत थी, आसिफ रहमान भी इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन अंबर एक ऐसी बेटी ने दुनिया में जन्म लिया था जो दोनों वालदैन देखते ही रह गए। ऐसी हसीनो जमील बच्ची, ऐसा गोरा रंग, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें कि जो भी उस बच्ची को देखता ही रह जाता। और ज्यों ज्यों अंबर बड़ी हुई, ना सिर्फ वालदैन बल्कि मोहल्ले के लोग, स्पेशली खवातीन, उसकी बलाएं लेती, उसको दुआएं देती कि अल्लाह ऐसी बच्ची को नजरे बद से बचा के रखे। उसकी आंखें ग्रीन कलर की थीं। ऐसी आंखें बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला अता करते हैं। तो वो ग्रीन आंखों वाली लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल, बचपन से ही इतना बड़े बाल हो गए थे कि वो एक गुड़िया सी मालूम होती। ऊपर से माँ बाप का लाड प्यार, पहली पहली बच्ची थी, दुनिया जहान की तमाम नेमतें उनके पास मौजूद थीं। उन्होंने उस बच्ची की हर उस ख्वाहिश को पूरा किया जो माँ बाप की बेइंतहा लाडली बन चुकी थी। जिस जगह पे ये रहते थे, इसी सोसाइटी के साथ ही एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड भी मौजूद था जो गैर आबाद था। लोग उसको आने जाने के लिए भी रास्ते के तौर पे इस्तेमाल करते। वैसे एक बड़ा सा गली का रास्ता तो मौजूद था, लेकिन कभी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करना हो तो इसी सोसाइटी से थोड़े ही फासले पे वो मौजूद रास्ता, जो एक कच्चा सा रास्ता जाता था, और ये जाते जाते एक बड़ा सा ग्राउंड जिसके चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। शाम को लड़के यहाँ पे क्रिकेट या गेम खेलते थे। इसी रास्ते से गुजरते हुए आप दूसरी तरफ चले जाते थे। ये एक शॉर्टकट रास्ता था। अंबर जैसे जैसे बड़ी होती गई, समझदार होती गई, इस बात का उसको भी एहसास था कि खुदा ने उसको बेइंतहा हुस्न जमाल से नवाजा है। अब
जहां वो अपने वालिदैन की लाडली थी, लाड प्यार से पली थी, हर ख्वाहिश उसकी पूरी होती थी, उसकी बेहतरीन स्कूलिंग का प्रोग्राम बनाया गया, उसको एक बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। जिस घर में ये लोग रहते थे, इस घर में कई कमरे मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर कमरे गैर आबाद थे। एक बहुत बड़ा घर था जो वक्त के साथ साथ वालिद ने और तजीनो आराइश कर दी थी, उसको और खूबसूरत कर दिया था। जब वो इतनी बड़ी हो गई कि उसको अंदाजा हुआ कि अब लड़कों की निगाहें उस पर जम सी जाती हैं, लड़के उसको देखते हैं तो आंखें झपकना भूल जाते हैं, क्योंकि जब इंसान स्कूल लाइफ से निकल के कॉलेज लाइफ में जाता है तो आज़ादी बढ़ जाती है, वो समझ बूझ भी आ जाती है, ऐसी बातें भी समझना शुरू हो जाती हैं कि दूसरों की निगाहें कैसी हैं, उन निगाहों में क्या चमक है और देखने वाली आंख आपको किस निगाह से देख रही है, ये कॉलेज लाइफ में समझ आना शुरू हो जाता है। सो उस कॉलेज के अंदर दाखिला लेते हुए कई लड़कियां जहां पे उसकी दोस्त बन गई थी, क्योंकि उसके पास बेइंतहा दौलत थी, वो अपनी सहेलियों पे पैसा खर्च करती, अक्सर बिल वो जबरदस्ती अदा कर देती। उसके हल्का में सारी अमीर लड़कियां नहीं थीं, उसमें बेइंतहा गरीब लड़कियां भी थीं, दरमियाने तबके भी थीं। एक गिरोह सा बन गया था जिसकी वो शहजादी थी। उस गिरोह की ऐसी मलका, एक सब्ज आंखों वाली हसीन और जमील अंबर, जिससे सारी उसकी दोस्त इसलिए भी प्यार करती थी कि अंबर हंसमुख थी, कहके लगाने वाली थी, सबका ख्याल रखने वाली थी। उसकी नेचर बिल्कुल अपने बाप पे गई थी। उसका बाप इंसानियत से प्यार करने वाला बंदा था, लोगों की मदद करने वाला बंदा था, राह चलते भी रुक के लोगों से पूछता क्या परेशानी है, मदद करने की कोशिश करता। तो उसकी भी ऐसी ही तबीयत थी। कॉलेज की वो लड़कियां जो वो जानती थी ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, गरीब सी हैं, तो गाहे बगाहे ना सिर्फ उनकी मदद करती बल्कि अंदाज ऐसा होता कि उनको महसूस भी ना हो, दिखावा भी ना हो कि मैंने मदद किया है, ऐसे चुपके से मदद करती कि अगर वो लड़की जो उसको पता है उसकी सहेली है, वो कभी पैसों का नहीं कहेगी, तो उसको अपने साथ बिठा के बहाना करती कि यार मेरे लिए ये तो पकड़ के लाना। कैंटीन में बैठे हुए वो लड़की जब भी उठ के जाती कोई चीज उठाने के लिए, तो वो चुपके से पैसे उसके बैग में रख देती ताकि उसको पता ना लगे। और वो लड़की जब बैग खोलती तो कहती है पैसे कहां से आए हैं। हैरान होती तो आगे से कहती अरे भाई कहीं से भी आए हैं, अल्लाह ने तुम्हारी मदद कर दिया तो इसमें क्या इतना पूछना। वो लड़की कहती नहीं नहीं पता नहीं किसके हैं। अरे कहती भाई तुमने किसी के चुराए तो नहीं ना, तुमने किसी के उठाई तो नहीं, ये तो अल्लाह मदद करता होता है। ऐसे कवर करके वो उनकी मदद करती। बहुत सारी लड़कियां जान चुकी थी कि ये पैसे कोई और नहीं अंबर रखती है, काम के बहाने उनको भेजती है ताकि पीछे से वो चुपके से पैसे रख सके। एक लड़की ने देख ही लिया था और वो उससे आकर बोली अंबर मैंने देखे हैं ये पैसे तुमने रखे हैं, ऐसा क्यों किया। उसने कहा इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरूह हो, तुम्हें यह लगे कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम मेरी एहसानमंद हो या तुम्हारी नजरें शर्म से झुक जाएं, इसलिए मैं छुप के ऐसा करती हूं। मेरे वालिदैन को अल्लाह ने बेइंतहा नवाजा है, मेरे वालिद ने मुझे यही दर्स दिया है, यही सबक दिया है, किसी को भी मदद की जरूरत हो तो जरूर उसकी मदद करना। तो मैं इसलिए बगैर दिखावा किए खामोशी से मदद कर देती हूं। सब कुछ खूबसूरत था। कॉलेज के कई लड़के जो हर वक्त अपनी पलकें झुकाए फिरते थे, ऐसी पलकें झुकाए बिछाए पलकें बिछाए फिरते थे कि किसी वक्त वो हसीन और जमील हसीना उनको देख ले, लेकिन वो किसी को मुंह ही ना लगाती। लेकिन जो तकदीर में लिखा होता है वो तो होके रहता है। अक्सर वो अपने घर से पैदल वॉक के लिए भी निकल जाती। उसी मोहल्ले के अंदर उसी की एक बचपन की सहेली रहती थी, जिसके घर जाने के लिए बजाय वो गाड़ी पे जाने के अक्सर पैदल वॉक करती हुई शॉर्टकट रास्ते से चली जाती। वहीं पे एक दफा जाते हुए उसका सामना उस खूबरू नौजवान से हुआ जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही निगाह में वो हसीनो जमील सब्ज आंखों वाली परी जो किसी की तरफ देखती भी नहीं थी,
उस लड़के की आंखों में कुछ ऐसी कशिश उसने देखी, हाय वो तो अपना दिल हार बैठी। वो सामने से आ रहा था और वो अपनी गली से, अपने घर से निकल के उसी तरफ जा रही थी जहां पे उसके सहेली का घर था। सामने दानिश आ रहा था। सर को झुकाए हुए दानिश ने इस अंदाज में अपनी आंखों को झुकाया हुआ था, शायद वो देख चुका था कि सामने एक लड़की आ रही है। उस लड़की की जगह पे कोई और होता तो वो एक दफा अंबर को देखने के बाद टिकटिकी बांधे देखता हुआ जाता, लेकिन अंबर ने महसूस कर लिया था कि दानिश की निगाह जैसे ही अंबर पे पड़ी है तो उसने अपना सर को झुका लिया है। पहला मौका था, अंबर टिकटिकी बांधे देख रही थी लेकिन लड़का आंखें झुकाए हुए जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। अंबर ने मुड़ के पीछे देखा, वो लड़का उसी तरीके जा रहा था। पता नहीं अंबर के दिल में क्या आई, उसकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो ऐसी लड़की जो जानती थी लड़के उसके पीछे दीवाने हैं, कभी किसी को टिकटिकी बांधी नहीं देखती थी। उसकी शक्ल पे कैसी मर मिटी थी कि जैसे ही देखा उस लड़के ने मेरी तरफ देखा भी नहीं है तो वापस पलटी और उसके पीछे चलना शुरू हो गई। अब लड़का आगे आगे जा रहा था, काफी फासला रख के अंबर भी उसके पीछे जा रही थी। चलते चलते गलियां मुड़ते वो लड़का एक घर के अंदर दाखिल हो गया और वो जान गई थी ये उसी लड़के का घर था जिसके अंदर वो दाखिल हुआ था। वो अपनी सहेली के घर तो पहुंच गई, लेकिन सहेली ने उसको उलझे हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ अंबर, सब खैरियत है ना? तो वो उससे बोली, नहीं ना, खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। हाय क्या बताऊं, दिल हार बैठी। आज एक नौजवान को देखा है, ऐसी आंखों में कशिश थी, ऐसा खूबसूरत था, मैंने कभी किसी नौजवान के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं जानती ही नहीं थी कि कभी मुझे भी किसी से प्यार होगा। पता नहीं उस लड़के की आंखों में क्या था, उसके चेहरे में क्या था कि उसकी झुकी हुई निगाहों को देख के हाय मेरा तो वो दिल ले गया। और फिर पता क्या, मैं उसके पीछे चल पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। क्या अंबर किसी लड़के के पीछे गई जहां लड़के उसके पीछे आते हैं? उसने कहा, हां मैं उसके पीछे गई और मैंने उसका घर भी देख लिया है। कहां है उसका घर? मैं भी तो देखूं मेरी सहेली का किस पे इतना दिल आ गया है जो उसकी आंखें बताती हैं, खोई खोई सी आंखें, किसी की मोहब्बत में, किसी की याद में। पहली दफा देखा मेरी सहेली मरमिटी है। और यूं फैसला हुआ, कल मैं तुम्हें वो घर दिखाऊंगी। अगले दिन जब उसने अपनी उस सहेली को घर दिखाया तो सहेली ने कहा, अच्छा दानिश को देखा है आपने जनाब ने? और उसने दानिश का जब नक्शा खींचा तो उसने कहा, हाँ यही नक्शा है। उसने कहा, हाँ ये दानिश हैं, आप नहीं जानती, मैं इनको बहुत अच्छी तरीके जानती हूं। ये बहुत ही शर्मीले से हैं, कई लड़कियां इन पे मरती हैं लेकिन ये अपनी निगाहें झुका के रखते हैं। बहुत ज़्यादा खाती पीती फैमिली से तो नहीं हैं, गरीब से हैं, लेकिन बहुत इज्जत वाले हैं, बहुत शर्मीले हैं और एक बेहतरीन हुस्न इखलाक के मालिक हैं। कोई काम कह दे गली के अंदर तो भाग भाग के करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। अंबर बोली, तू इतनी बातें कहाँ से जानती है? अरे भाई आप तो ठहरे अमीर लोग, आपको गली के लोगों का क्या पता, हमारा मिलना जुलना होता है, हमें पता होता है। अब वो जान चुकी थी उस लड़के का नाम दानिश है। तो उससे बोली, अगर तू इतना जानती है तो यार मेरा ये काम कर देना, मुझे दानिश से मिलना है। मैंने फिर से दानिश को देखना है। मैं नहीं जानती वो कब आता है कब जाता है, उसका क्या शेड्यूल है। यार सच्ची पूछूं तो मेरी तो नींदें उड़ गई हैं। उसने कहा, ये तो मसला ही कोई नहीं, अपनी दोस्त के लिए एक चुटकी में आपका काम करा देते हैं। उसने कहा, वो कैसे? वो हैरान हो गई। अरे बोली, वो दानिश भाई है हमारे, हम उनको शुरू से ही दानिश भाई कहते हैं। दानिश भाई को हम अपने घर बुलाएंगे और आप भी आ जाइएगा, आपका तारुफ करा देंगे। तो उन्होंने कहा, क्या दानिश का तुम्हारे घर आना जाना है? वो बोली, जी हाँ, वो हमारे एक तरह से कजन ही लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब सहेली के वालिदैन घर पर नहीं थे, उसने दानिश को पैगाम भिजवा दिया। वहां से पहले ही अंबर मौजूद थी और जब दानिश घर पहुंचा तो सहेली ने वजह बताई कि उनको एक काम था उनसे, अगर वो उनका काम कर दे
कि इतनी देर में कमरे से निकल के अंबर सामने आ गई। वो एकदम से ड्रामा करते हुए बोली, ओ दानिश भाई, ये मिलिए, ये मेरी दोस्त हैं अंबर। अंबर ने सलाम किया तो दानिश ने सलाम का जवाब दिया और नजरें झुका लीं। तभी अंबर बोली, आप ऊपर देखते नहीं हैं? आपकी निगाहें क्या हर वक्त ऐसे नीचे ही रहती हैं? तो उसने दोबारा से अपनी आंखों को उठाया। उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस से उसने अंबर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी निगाहें इसलिए झुकी रहती हैं कि कभी किसी को यह महसूस ना हो कि मैं अपनी आंखों से अपने बैकग्राउंड का बताऊं। क्या? अंबर बोली, क्या? मैं समझी नहीं। उसने कहा, आपका देखना, आपका चलना और आपका घूरना आपके फैमिली बैकग्राउंड का बताता है और मैं कभी नहीं चाहता मेरे वालिदैन पे कभी कोई हर्ज आए, इसलिए मेरी आंखें झुकी रहती हैं। अरे वाह, क्या खूब कहा आपने, अंबर ने कहा। अच्छा लगा आपसे मिलके, और अपना हाथ आगे कर दिया। तो फिर मिलिए मुझसे ना, मैं हूं अंबर। उसने अंबर का बढ़ा हुआ हाथ आगे देखा तो अपनी खड़ी साथ कजन की तरफ देखा कि ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। तो कजन बोली, अरे भाई, वो हाथ मिला रही हैं तो हाथ मिलाने में क्या मसला है। उसने कॉन्फिडेंस के साथ हाथ मिला लिया और जैसे हाथ मिलाया अंबर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, फिर आज से दोस्ती पक्की? वो एकदम से चौंक गया, कहा, दोस्ती? मैं आपकी बात समझा नहीं। तो अंबर ने कहा, मैं कह देती हूं, मैंने उस दिन आपको देखा था और मैं झूठ नहीं बोलती और मैं आपको देखती ही रह गई। मैंने ही अपनी दोस्त से कहा है कि इसको बुलाओ, मुझे दानिश से मिलना है। वो एकदम से चौंक पड़ा और अपनी कजन की तरफ देखा तो ये जो मुझे बुलाया गया था सब ड्रामा है। कजन भी एकदम से अजीब हो गई कि यार ये क्या किया है अंबर ने। वो अंबर की तरफ देख के बोली, अंबर क्या कर रही है यार तू? उसने कहा, तुझे पता है मैं झूठ नहीं बोलती, अंबर झूठ नहीं बोलती। मुझे बुरा लगा। दानिश यहां से वापस जाना चाहे जा सकते हैं, मैं माजरत ख्वाह हूं, मेरे कहने पे इसलिए इसने आपको बुलाया है और अगर आपको मेरी दोस्ती अच्छी नहीं लगी तो मैं दिल से माजरत ख्वाह हूं। दानिश ने अपने सर को झुका लिया और कुछ देर के बाद उसने फिर से सर उठाया और कहा, मुझे आपका ये अंदाज अच्छा लगा। आपने झूठ नहीं बोला, आपने सच कहा। यकीनन आप हसीन और जमील हैं और ऐसा नहीं है कि आपके पीछे लड़के नहीं होंगे, लेकिन जितना मैं आपको जानता हूं आप आसिफ रहमान की बेटी हैं ना। वो एकदम से चौंक पड़ी और कहा, हाँ, आसिफ रहमान मेरे डैडी हैं। उसने कहा, इसलिए मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ा सकता। आप कहां और मैं कहां? आप आसमान हैं और मैं जमीन। आसमान और जमीन कभी एक नहीं हो सकते। तो ये दोस्ती भी अगर मैं हां भी कर दूं तो मैं नहीं चाहूंगा इस दोस्ती की वजह से मेरे मां बाप पे कोई हर्ज आए। अगर मैं आपके कैलिबर का होता, आपके स्टेटस का होता, उतने खाते पीते घर से होता तो जरूर मैं आपको इनकार ना करता। अंबर को उसकी ये बातें भी दिल को लगी और उसने कहा, यकीन मानो दानिश, मुझे ये सुन के भी अच्छा लगा। मैं वादा करती हूं मेरी वजह से आपके खानदान पे कभी कोई बात नहीं आएगी और अगर कभी बात आई भी नहीं होगी, आने लगेगी तो मैं वादा करती हूं मैं पीछे हट जाऊंगी। मुझे पता है अगर आपको अपने वालिदैन का इतना ख्याल है तो मैं भी भरपूर ख्याल रखूंगी, आंच नहीं आने दूंगी। दोस्ती पक्की? वो मुस्कुरा पड़ा और उसने हाथ आगे कर दिया और कहा, दोस्ती पक्की, बस इसी वादे को निभाइएगा, जो मेरे वालिदैन चाहेंगे वही होगा और मैं कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहूंगा। वो बोली, मंजूर, तुम्हारे वालिदैन का दिल कभी नहीं दुखाया जाएगा। और यूं एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। जानता तो दानिश भी था कि ये दोस्ती नहीं है, वो उसको पसंद कर चुकी है। उसकी आंखों की कशिश, उसकी आंखों की चमक दानिश को भी समझ लग गई थी और दानिश भी जब आहिस्ता आहिस्ता बातें होती गईं तो दानिश ने उसको ये बयान कर दिया कि हाँ, मैं एक गरीब खानदान से हूं, कई लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में भी आप पहली लड़की हैं। इससे पहले मैंने कभी किसी के साथ ना दोस्ती की है ना कुछ ऐसा किया है। और वो सच कह रहा था और अंबर भी उसको बता चुकी थी कि मैंने भी जिंदगी में पहली दफा किसी को पसंद किया है, इससे पहले कभी मैंने किसी को पसंद नहीं किया। बोल चाल ये वो तो रहा है, लेकिन पसंद आप ही आया हो। और उन्हीं दिनों उसी गली में एक लड़का जो सेम उसी स्टेटस का था, उसी तरह अमीर कबीर था जिस तरह अंबर थी, उसकी निगाह
अंबर पड़ गई। जैसे ही उसकी निगाह अंबर पर पड़ी तो वो अंबर पर लट्टू हो गया। वो था उस गली का लड़का हैदर। हैदर एक अमीर मां बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसका सबसे बेहतरीन मशगला लड़कियों से दोस्ती करना था। अपनी बेहतरीन महंगी वाली गाड़ी में लड़कियों को बिठा के घुमाना फिराना होता, उनको रेस्टोरेंट में लेकर जाकर खाना खिलाना होता और उनके साथ दोस्तियां पालता। और उस दिन पैदल आती हुई अंबर पे जब उसकी निगाह पड़ी तो उसने गाड़ी बिल्कुल इस अंदाज में रोक दी कि अंबर अभी सामने थी, अभी गाड़ी के करीब नहीं आई थी, तो वो अंबर को देखना शुरू हो गया। और अंबर जैसे ही करीब आई तो उसने खिड़की से सर निकाला और कहा, आइए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूं, आपके घर छोड़ देता हूं। पता नहीं कैसे उसकी अब तक अंबर पे निगाह नहीं पड़ सकी थी, आज पहली दफा शायद वो अंबर को देख रहा था। तो अंबर ने उसे कहा, नहीं थैंक यू, मेरा पास ही घर है, मैं खुद ही वॉक कर रही हूं। इतना तो उसको भी अंदाजा हो गया था हैदर को कि उसके कपड़ों से, उसके बोलने से, उसके हेयर स्टाइल से, लंबे लंबे बालों से, उस हसीनो जमील सब्ज आंखों वाली परी से अंबर को देख के कि ये भी किसी अमीर घर की लड़की है। और तभी उसने देखा कि उसने गाड़ी को इस अंदाज में आगे जाके मोड़ा और उसके पीछे पीछे आहिस्ता गाड़ी को चलाता हुआ अंबर जानती थी कि वो उसका पीछा कर रहा है। यहां तक कि उसने उसका घर देख लिया और वो जान गया था कि वो भी एक अमीर बाप की बेटी है। और वो हैदर पता लगा चुका था कि आसिफ रहमान की बेटी है। आसिफ रहमान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनको कौन नहीं जानता था, पूरा शहर जानता था और ये गली तो स्पेशली जानती थी क्योंकि सब उनसे प्यार करते थे, उन्हीं से अपने काम काज कहते थे। अब आसिफ रहमान जो लड़कियों का हैदर जो लड़कियों का दिलदादा था, बिगड़ा हुआ रईस ज़ादा था, एक बेहतरीन महंगी गाड़ी में फिरता था, उसने देखा कि आज तक किसी लड़की ने उसको ठुकराया नहीं था। माना ये लड़की बला की खूबसूरत है लेकिन उसने उसको ठुकरा दिया। उसने फैसला कर लिया वो उसका दिल जीत कर रहेगा, इसको अपनी बीवी बनाएगा। शुरू में तो उसको दोस्ती करने का शौक था, अंबर से दोस्ती कर ले, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा, कोशिशें करता रहा, उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। तभी उसको अंदाजा हुआ कि ये लड़की हाथ में आने वाली नहीं है। तभी एक दिन उसने पैदल आते हुए सामने जब अंबर को देखा तो उसके सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और उससे बोला, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है, तुम्हारा नाम अंबर है, तुम आसिफ रहमान की बेटी हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम आजकल दानिश से मिलती हो, दानिश को पसंद करती हो। वो एक इंतहाई गरीब सा लड़का है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था लेकिन अब मैंने फैसला बदल दिया है। अब मैं कहता हूं मैंने पूरी कोशिश कर ली, तुमने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब ऐसे करते हैं, मैं आज तुम्हें प्रपोज करता हूं। मैं आज तुम्हारे सामने खड़े होकर ऐलान करता हूं, मैं यानी हैदर तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता है। यकीनन वो लड़का दानिश तो इस काबिल नहीं है कि तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त कर सके और तुम्हें एक बीवी बना के एक घर की मलका बना सके। यकीनन मैं तुम्हें अपने घर की मलका बना सकता हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। तो मुंह से जो बात निकालोगी पूरी हो जाएगी और तुम हैदर की बीवी बनोगी। हैदर जिसके पास किसी लड़की की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, दुनिया उस पर मरती है, लेकिन देखो आज हैदर तुम्हारे सामने खड़ा है और हैदर खुद तुमसे इस बात का इजहार कर रहा है कि हैदर ने तुम्हें अपनी शादी के लिए पसंद कर लिया है। इतना तो अंबर को अंदाजा हो गया था कि हैदर ना सिर्फ बिगड़ा हुआ रईस ज़ादा है बल्कि उसके अंदर बहुत ज्यादा अना है, ईगो है। उसने कहा, मिस्टर हैदर, आप रईस होंगे, आप पैसे वाले होंगे, दुनिया आप पे मरती होगी, लड़कियां आपके पीछे आंखें पलके बिछाए खड़ी होती होंगी, मुझे इन बातों से क्या लेना देना। और रह गई बात मेरी शादी की, कि आपने मुझे शादी के लिए पसंद किया है, तो याद रखिएगा मेरा नाम अंबर रहमान है, मैं आसिफ रहमान की बेटी हूं। मैं कोई राह चलती लड़की नहीं हूं कि कोई मुझे पसंद कर लेगा और अपनी दौलत की बेस पे मुझे ऑफर करेगा तो मैं उसकी दौलत को देख के कहूंगी हाँ 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 मुझे तुमसे शादी करनी है।
मेरे पास सब कुछ है, जो तुम्हारी औकात है वो मैंने देख ली है। तुम पहले भी कई दफा इस तरह की हरकतें कर चुके हो, और आज तुमने मेरा रास्ता रोक कर जो हरकत की है, बस इतना कहूंगी, आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा तुम मेरे रास्ते में आओ तो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। मैं किसी चीज से डरती नहीं हूं, और जो जो तुम मुझे ये दानिश की बात कर रहे हो, तुम मुझे डराने की बात कर रहे हो। तो वो बोला, नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अरे वो तो एक मूंगफली की तरह का मसला जाएगा, वो है क्या? वो तुम्हारे काबिल नहीं है, मैं तुम्हारे काबिल हूं। तभी अंबर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तो फिर सुन लो दानिश, जो भी है, मेरा दानिश के साथ क्या ताल्लुक है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। बस आज के बाद अगर मेरा रास्ता रोका या मेरे सामने आके खड़े होने की भी जुर्रत की, तो याद रखना, तुम्हारा और मेरा स्टेटस इतना है कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकती हूं, और तुम मेरी जूती के बराबर हो। तुम अपनी दौलत की बेस पे मुझे पे रोब डाल रहे हो ना। दानिश गरीब है तो मुकाबला करना है मुझसे करो, उससे क्या मुकाबला करना है। अंबर तुम्हें चैलेंज करती है, जाओ जो तुमने करना है कर लो, आज के बाद मेरे रास्ते में ना आना। उन दोनों के बीच में इतनी तलखी हो गई कि उसने भी कहा, तुमने मुझे ठुकराया है, चलो फिर तुम्हारे चैलेंज को कबूल किया। तुम बीवी बनोगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी, किसी की नहीं बन सकती। दानिश को तुम्हें आज मसल कर रख दूं, वो तो मेरे लिए एक मूंगफली की तरह है, जैसे मूंगफली को छील के एक दाने को मसल दिया जाता है, मैं उसको ऐसे मसल दूं। तुमने मुझे चैलेंज किया है ना, तो जाओ, अब मैं तुम्हें चैलेंज करके जा रहा हूं, तुम मेरे कदमों में होगी और तुम मेरी बीवी बनोगी। तुम मुझसे भीख मांगोगी कि मुझसे शादी कर लो, और फिर मैं भीख में तुमसे शादी भी करूंगा, अपनी तुम्हें बीवी भी बनाऊंगा, लेकिन नौकरानी बनाकर रखूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा, अब मैं करूंगा। तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। वो एक ही मुलाकात में इतनी तलखी हो गई कि दोनों गुस्से से चले तो गए, लेकिन हैदर जो अना का मारा बिगड़ा हुआ रईसज़ादा था, वो फैसला कर चुका था उस लड़की को सबक सिखाने का। उधर उसने ये बात किसी को भी ना बताई, वालदैन को भी नहीं, और ना ही अपनी दोस्त को, और ना ही उसने ये बात दानिश को बताई। वो जानती थी कि दानिश को ये बात पता लग गई, दानिश डर जाएगा। वो वैसे भी बहुत ज्यादा डरता था कि उसके वालदैन, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से उसको पढ़ाया था, एक गरीब से थे, वो नहीं चाहता था उनका दिल टूटे और वो परेशान हो। इसलिए वो भी नहीं चाहती थी कि दानिश को परेशान करे, दानिश डर जाए। दानिश से उसने अपनी शादी की बात तो की थी, लेकिन अभी खुलकर नहीं की थी। दानिश ने उसको इतना भी कह दिया था कि हाँ, मैं फिर भी अपने वालदैन से पूछूंगा, लेकिन उसी बात का ख्याल रखना, मेरे वालदैन का दिल ना टूटे। लेकिन उसने अपनी ये बात भी अंबर के सामने रख दी थी, तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब, मैं तुम्हें कैसे अपने घर में रखूंगा, मैं तुम्हारे कैसे अखराजात उठाऊंगा। तुम जैसा खाती हो, जैसा पहनती हो, जैसे रहती हो, एक मलका की तरह रहती हो, और मैं तो इस काबिल नहीं हूं। तो वो उससे कहती, ये मैंने कब तुमसे कहा है कि तुमने मुझे मलका बना के रखना है। ये दौलत, ये अयाशी, ये जो कुछ मेरे पास है, मैं, याद रखना, इन चीजों के सहारे इंसान वो जीते हैं जिनके अंदर हमेशा से कमी हो इन चीजों की। जो बचपन से इन चीजों को देख चुका हो, उनके अंदर इसकी हवस नहीं होती। वो तो जिंदगी में जीवन साथी चाहते हैं जिसके साथ वो जिंदगी बिता सकें, जिसके साथ वो खुश रह सकें, और वक्त आने पे सब हो जाएगा, तुम परेशान क्यों होते हो। क्योंकि वो जान चुकी थी, अभी उसको कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि दानिश इस तबीयत का था, वो कभी इस ऑफर को कबूल ना करता, जबकि वो जानती थी उसके वालिदैन के पास इतना कुछ था, जब वो अपनी बेटी की शादी करेंगे तो यकीनन सी बात है अपनी बेटी को बहुत कुछ देंगे, और वो इतना कुछ होगा कि दानिश अपना कारोबार कर सकता था। अब हैदर दोबारा अंबर के सामने नहीं आया था। अंबर जो कुछ दिनों तक परेशान थी कि फिर इससे सामना ना हो, यकीनन सी बात है एक बिगड़ा हुआ है, और उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा था अपनी उस सहेली से
कि हैदर कैसा है, तो उसने कहा था बहुत ही लफंगा, कई लड़कियों के साथ बदतमीजी कर चुका है, कई लड़कियों को धोखा दे चुका है, फरेब कर चुका है और रोज नई लड़की के शिकार में होता है। उसने उसको खुल के उसके बारे में कह दिया था कि बहुत ही अना वाला, बहुत ही प्राउडी और अपने आप को तोप समझता है, और इसकी दुश्मनी तो भाई बहुत ही बुरी है। किसी के साथ ये दुश्मनी कर ले तो ये लड़का किसी हद तक भी तैयार हो जाता है। कुछ दिनों तक अंबर परेशान रही, लेकिन जब उसका सामना दानिश का ना हुआ, आमना सामना ना हुआ, तो वो रिलैक्स हो गई कि मामला ठीक हो गया है। अब वो अक्सर उसकी वजह से दानिश ने अपने घर में टेलीफोन लगवा लिया था। वो उससे कहती थी कि रात को उसका बात करने को दिल करता है तो वो कैसे दानिश से बात करे, मोबाइल तो थे नहीं, तो वो दानिश को फोन करती और वो दोनों रातों को तार वाले जो मोबाइल होते थे, क्रेडिट वाले, क्रेडिट पे रख के जाते थे और घुमाते थे फोन को। यूं अब रातों को भी उनकी बात होती। एक रात रूटीन में उसी तरह अंबर फोन के करीब गई, उसने दानिश का नंबर डायल किया, दूसरी तरफ से बेल जाती रही लेकिन फोन नहीं उठाया गया। वो समझ गई यकीनन दानिश बिजी होगा, मसरूफ होगा, मैं थोड़ी देर तक फोन करती हूं। इन दिनों में दानिश और उसकी मोहब्बत इस हद तक हो चुकी थी कि अब वो बाकायदा दोनों एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खा चुके थे। दानिश डरता जरूर था गरीब होने के नाते, लेकिन उसको कह चुका था कि वो वाकई उससे बहुत प्यार करता है। अब वो भी जिंदगी की उस स्टेज में आ गया था कि वो कहता था कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा, याद रखना अगर तुमने हाथ छुड़ाया या पीछे हटी तो मैं मर जाऊंगा। मैंने तुमसे पहले दिन वादा भी इसलिए लिया था कि मुझे अपनी माँ बाप की इज्जत का बहुत ख्याल है, मैं डरता हूं उनकी इज्जत पे आंच ना आए, और तुम मुझे इस हद तक आगे ले आई हो, अब तुम्हारे बगैर जीने का मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं डरा हुआ भी हूं, पता नहीं आगे हालात मेरे साथ क्या करते हैं। अब क्योंकि वो उसको हौसला देती, जीने मरने की बातें हो चुकी थी, इसलिए वो रोज रात को बात करते। उस दिन वो बहुत उलझी हुई थी। वो चाहती थी अपने दिमाग को एक और तरफ चेंज कर ले, इसलिए वो दानिश से बात करने के लिए बेचैन थी। उसकी दिल की धड़कन तेज थी कि उसी वक्त उसको मम्मी की आवाज आई, उसकी मां की। उसने एकदम से चौंका कि मम्मी इस वक्त कहां जाग रही हैं, मम्मी तो सो जाती हैं इस टाइम, क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? क्योंकि अब उसके एक छोटी उससे बहन और उससे छोटा भाई भी इस दुनिया में थे जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। शायद छोटी बहन या छोटे भाई के साथ कोई मसला हुआ है या क्या हुआ है जो मम्मी रात को इस तरह उसको बुला रही हैं। वो जल्दी से अपने कमरे से निकली और सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ गई कि उनसे पूछ सके मम्मी क्या हुआ है, सब खैर है ना? जब वो उस कमरे तक पहुंची तो क्या देखती हैं, वो तो सो रहे हैं, दरवाजा बंद है। मम्मी ने अगर आवाज दी होती तो उनके कमरे का दरवाजा खुला होता, उनके कमरे का तो दरवाजा बंद है। क्या वो सो रहे हैं? तो फिर मम्मी ने मुझे आवाज क्यों दी? उसने वहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर हल्की आवाज में कहा, मम्मा मम्मा आपने मुझे बुलाया? अंदर से कोई आवाज ना आई। उसने आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दफा पूछा, जब अंदर से कोई आवाज ना आई तो वो चलती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। तो मम्मी की क्लियर आवाज थी, मेरा नाम उन्होंने पुकारा, अंबर अंबर, लेकिन मम्मी तो सो रही हैं। तभी वो जो अपने दिमाग को बार बार झटक रही थी, बार बार अपने दिमाग से उन ख्यालात को निकालने की कोशिश कर रही थी, आखिर फिर से वो ख्यालात, वो भयानक चीजें उसके दिमाग में आ गईं। आज ये शाम का टाइम था जब वो घर, सुबह आज छुट्टी थी, तो वो अपनी उसी दोस्त रिमशा को मिलने के लिए गई थी। वही रिमशा जिसने उसकी दोस्ती
दानिश से कराई थी। दानिश जिसका कज़न था, जिसको दानिश भाई कहती थी। वो रिमशा के घर में रही, शाम हो गई। उसने कहा अब मैं चलती हूं। रिमशा ने कहा रुको, मैं तुम्हें गाड़ी पर छोड़ कर आती हूं। वो पैदल वॉक करके आई थी। उसने कहा नहीं यार, मैं वॉक करके आई हूं, शॉर्टकट मारूंगी, जरा वॉक भी करना चाह रही हूं, तो बस मैं जाती हूं। उसने कहा यार बाहर अंधेरा हो रहा है। उसने कहा कोई अभी घुप अंधेरा तो नहीं हुआ ना, अभी शाम होनी शुरू हुई है, नो प्रॉब्लम, मैं चली जाऊंगी। वो रिमशा के घर से निकली और चलती हुई उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ से आ रही थी जहां पे वो एक ग्राउंड सा था, लड़के वहां पे खेलते थे, एक शोर सा होता था, क्रिकेट वगैरह खेला जाती थी। वो यही सोच के आ रही थी इसी शॉर्टकट रास्ते से जाऊंगी, लड़के वगैरह खेल रहे होंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन वो जैसे ही आई, आज शायद अंधेरा ज्यादा हो चुका था, तभी उसकी दोस्त रिमशा कह रही थी कि रुको मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। लेकिन वो जिद करके आ गई थी। लेकिन उसने देखा वो पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, लड़के जा चुके हैं। वो चलती हुई आई, उस जैसे ही ग्राउंड तक पहुंची तो उसने देखा पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। एक आइसक्रीम वाला, जो साइकिल पे आइसक्रीम बेची जाती है, आज भी छोटे बड़े शहरों में सारे देखते हैं कि वो साइकिल चला भी रहा होता है, आगे उसका बड़ा सा बॉक्स होता है, एक स्पेशल बनी हुई, जिसके अंदर आइसक्रीम रखी होती है, म्यूज़िक प्ले होता है और म्यूज़िक चलता रहता है। और जैसे ही आप दूर से उस म्यूज़िक को सुनते हैं तो आप जाके वो आइसक्रीम लेते हैं। तो आइसक्रीम वाला वही वहाँ पर कोई मौजूद था और एक बुजुर्ग सा बंदा नजर आया। उसने आइसक्रीम की उस म्यूजिक को सुन लिया और बुजुर्ग को देखा तो उसकी जान में जान आई कि पूरा ग्राउंड काफ़ी खाली पड़ा है और आगे अभी चल के मैंने काफ़ी जाना है, चलो कोई तो है, चलो उसने कहा एक आइसक्रीम ही ले लेते हैं। वो चलती हुई आइसक्रीम वाले के पास गई। उसने हाथ में पैसे पकड़े हुए थे। जैसे ही इस आइसक्रीम वाले के पास गई तो उसने देखा आइसक्रीम वाला बाबा जो साइकिल पे बैठा रुका हुआ था, साइकिल एक जगह पे मतलब खड़ी हुई है और रुका हुआ है, वो टिकटिकी बांधे उसको देख रहा था। उसकी आंखें इतनी वाइट थीं, ऐसे जैसे जिंदगी की रमक ही ना हो, ऐसे आंखें जैसे इंसान मर जाता है तो उसकी आंखें झपकना भूल जाती हैं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, उसकी आंखें अजीबो गरीब सी थीं, बिल्कुल एक बूढ़ा आम जिस तरह बूढ़े होते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों से इस तरह घूर रहा था कि उसके जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई कि ये किस तरह मुझे घूर रहा है। और वो एक डर सी गई कि उसी लम्हे उसके कानों में एक कहका सुनाई दिया। एक औरत का कहका था। उसने जैसे ही कहका सुना उसने मुड़ के देखा, इसी दरख्त से थोड़े ही फासले पे एक औरत बैठी हुई थी। इस तरह की औरत जिसने अपनी आंखें खुली रखी हुई थी, बाकी दुपट्टे से अपने चेहरे को ढांप रखा था और वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी कि वो हैरान हो गई कि ये मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा है, अगर उधर कोई औरत बैठी है तो बजाय मेरी हेल्प करे मैं डर रही हूं, उल्टा हंस रही है, वो भी अजीबो गरीब कहका लगा के। वो बुत सी बन गई उस औरत के कहके को सुन के। और वो जो सामने बूढ़ा आइसक्रीम बेच रहा था वो इस तरह उसकी आंखों से देख रहा था कि वो इंतहाई खौफजदा थी। वहीं खड़े खड़े इस तरह की हो गई कि उसकी आंखों का खौफ, उसकी आंखों के अंदर से निकलने वाली लहरें, उसकी आंखों की जो खौफनाक चमक थी, उसने उसको ऐसे बुत सा बना दिया कि वहीं टिकटिकी बांधे खड़ी हो गई। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। उसने जैसे ही आवाज को सुना वो चौंकी और पीछे की तरफ देखा तो उसके सामने वाले घर में जो आंटी रहती थी उनकी आवाज थी। अंबर, क्या हुआ? उसने जैसे देखा वो चौंक गई और आंटी की तरफ देखा तो आंटी ने देख लिया अंबर की आंखों में एक बेइंतहा खौफ था। क्या हुआ है? सब खैरियत है? मैंने तुम्हें दूर से देखा इस तरह खड़ी हुई हो, ये क्या है सब कुछ? मतलब सब नॉर्मल है ना? आंटी, ये आइसक्रीम, उससे बोला ही नहीं गया, उसने आइसक्रीम वाले की तरफ इशारा किया और मुड़ के देखा तो वो अपनी आइसक्रीम का साइकिल लेकर जा चुका था। वो अजीब सी आंखों वाला वो उनको बताना चाहती थी कि तभी उसने फिर औरत की तरफ देखा जिसने कहका लगाया था। वो औरत भी वहां पे मौजूद नहीं थी। आंटी ने कहा क्या हुआ? किसको देख रही हो? वो तो चला गया, आइसक्रीम लेनी है तुमने? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। तो आंटी ने कहा आ जाओ मेरे साथ। वो भी उनके साथ चल ली और वो दोनों चलते हुए घर की तरफ चले गए। वो काफी परेशान हो गई थी लेकिन नहीं चाहती थी घर वालों को ये बात का बताए
कि ये कैसा अजीब सा बंदा था और ये कैसी अजीब सी औरत देखी है। उसको डैड यकीनन डांटते, उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा वो थी कि तुम्हें कई दफ़ा कहा है अपने बाल खुले मत रखा करो, तुम्हारे घुटनों तक आते लंबे बाल शाम को बांध के रखा करो। और उसने भी आज बाल खोले हुए थे और आंटी ने भी रास्ते में उसको यही कहा था, रात को जब अंधेरा हो जाए वॉक पे भी निकला करो तो ये बाल बांध लिया करो, अच्छा नहीं होता। उसने घर जाके किसी को भी ना बताया, लेकिन शाम को ये बात वो जीशान को, दानिश को बताना चाहती थी रात को, लेकिन दानिश ने फ़ोन नहीं उठाया था। उधर से अम्मी की आवाज़ आ गई थी बुलाने की, वो कमरे से होके आ गई थी, दरवाज़ा भी बंद था कि ये क्या हो रहा है। वो बैठी यही सोच रही थी कि उसको दिन वाला वाकया याद आ गया। कैसी अजीबो गरीब उस बूढ़े की आंखें थीं, उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, बहुत कम बाल उसके सर पर रह गए थे, थोड़े से ही बाल रह गए थे, छोटे छोटे घुंघरियाले से उसके बाल थे। उसकी मूंछें बिल्कुल बूढ़ों की तरह सफ़ेद लंबी लंबी मूंछें थीं और छोटी छोटी उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। वो सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद मूंछें उसको और भयानक बनाती थी, जिसमें कुछ काले बाल कुछ सफ़ेद बाल थे। दाढ़ी मूंछों से वो और खौफनाक नजर आता था। उसकी आंखें ऐसी चमकती थी कि देख के झुरझुरी सी आ जाए। और उसको वो औरत याद आ गई जो इस तरह बैठी हुई थी कि उसने अपने घुटनों को बेंड किया हुआ था, लेकिन उसने उसके काले स्याह पैरों को देख लिया था, जो काले स्याह पैर थे और पतले पतले से अजीब से खौफनाक से उसके पैर थे। उस औरत की आंखें भी अजीब सी थीं, उसी मर्द की तरह। और आंटी के आने पे कैसे वो औरत इतनी जल्दी उठ के चली गई थी और वो भी जल्दी से चला गया था कि उसी लम्हे उसके कानों में एक चीख सुनाई दी। ये चीख उसके भाई की थी। जैसे ही उसने भाई की चीख सुनी, वो नंगे पांव भागती हुई भाई के कमरे की तरफ गई, जहां पे छोटा भाई और उससे थोड़ी सी बड़ी उसकी बहन सो रहे थे। वो भागती हुई जैसे ही कमरे के दरवाजे में पहुंची है तो वहां का मंजर देख के उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसने क्या देखा कि उसकी छोटी बहन जो उससे छोटी है, दूसरे नंबर वाली, वो तो सो रही है, लेकिन भाई का बिस्तर खाली है। भाई के बिस्तर के साथ ही जो कुर्सी पड़ी हुई है, उस कुर्सी पे वही बूढ़ा जो साइकिल पे आइसक्रीम बेच रहा था वहीं पे बैठा हुआ था। और उसने उसके भाई को अपनी एक टांग पे बिठा के कस के पकड़ा हुआ था और उसका भाई अपने आप को उसके वजूद से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा था। और उन चीखों से उसकी बहन पे कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी छोटी बहन सो रही थी इतनी चीखों के बावजूद। और उसने देखा उसका छोटा मासूम सा भाई जो उसको अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। वो बूढ़े ने जैसे ही अंबर को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और जैसे ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो तब उसने उसके खुले हुए मुंह को देखा तो उसके मुंह में टोटल 3 दांत थे। 2 दांत ऊपर की तरफ लंबे लंबे और 1 दांत नीचे की तरफ दरमियान में, यानी ऊपर वाले एक लेफ्ट पे दांत था, एक राइट पे दांत था, और नीचे बिल्कुल एक दरमियान में सीधा निकला हुआ दांत था। टोटल उसके मुंह में 3 दांत थे और उसकी आंखें उसी तरह भयानक और खौफनाक थी। और उसके भाई जो उसके अंदर मचल रहा था, छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, तो वो जैसे ही पहुंची तो एकदम चीख के बोली, छोड़ो छोड़ो मेरे भाई को, मम्मी पापा, जोर जोर से चीखना शुरू हो गई, आवाजें देना शुरू हो गई अपने मां बाप को कि वो कोई मदद के लिए आए, उसके भाई को छुड़ा सके। उस बूढ़े ने, जिसके उसने 3 दांतों को देखा था, एक भारी भरकम आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो। वो इतनी भारी भरकम और खौफनाक उसकी आवाज थी, वो लरज कर रह गई। उसका भाई रोए जा रहा और बहन का नाम पुकार पुकार के कह रहा है, आपी मुझे छुड़वाएं इससे, आपी मुझे छुड़वाएं इससे। कि इसी लम्हे के वो आगे बढ़ती कुछ करने के लिए उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखा, उसके जिस्म ने एक झटका सा लिया, वो डर से गई, पीछे मुड़ के देखा तो वही नकाब पोश औरत जो वहां पे बैठी थी उसके पीछे खड़ी थी। उसने एक हाथ से दुपट्टा इस तरह पकड़ा हुआ था, नकाब किया हुआ था, और बोली, खाना देना इसे, भूखा है, इसे भूख लगी है, इसे खाना दे, इसे खाना ना दिया ना तेरे भाई को खा जाएगा,
ये तेरे भाई को कहा जाएगा। वो इस तरह सरगोशी वाले अंदाज में कह रही थी कि उसके पूरे वजूद के अंदर जो पहले ही कपकपाहट थी, दिल की धड़कन तेज थी, उसका वजूद लरजना शुरू हो गया। वो उसको कह रही थी इसको खाना दे, नहीं तो तेरे भाई को कहा जाएगा। अब उसकी हालत और खराब हो गई। उस औरत ने पीछे से एक जोरदार कहका लगाया, उसी तरह का कहका जो उसने शाम को सुना था जब वो बैठी हुई थी, जहां पे उसने उसके काले स्याह पांव देखे थे और उसने कहका लगाया था। उसी तरह का ही उसने कहका लगाया और हंसना शुरू हो गई। और उसी लम्हे वो फिर से उसने उस बूढ़े की तरफ देखा जिसके मुंह से फिर से आवाज आई थी, भूख लगी है, खाना दे दो। कि उसी लम्हे उसने देखा उसका भाई जो उसकी गोद में बैठा हुआ अपने आप को छुड़वाने की, आजाद कराने की कोशिश कर रहा था, जो मचल रहा था, वो रुक सा गया। और उसने देखा उसकी भाई की आंखें भी बिल्कुल उसी बूढ़े की तरह खौफनाक सी हो गईं, बिल्कुल सफेद आंखें। जैसे उस बूढ़े की सफेद आंखें थी, अब उसके भाई की आंखें भी बिल्कुल सफेद हो गईं। वो पलके झपकना जैसे भूल सा गया हो, बगैर पलकों को झपकाए एकदम से अपनी बहन की तरफ देख के यूं मुस्कुरा पड़ा, जैसे कह रहा हो अब तो भूख मुझे भी लगी है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी उसी बूढ़े की तरह, और उसने पहले हल्का सा मुस्कुरा के अपनी बहन की तरफ देखा, अब उसने मचलना छोड़ दिया था और कहा मुझे भी भूख लगी है। और उसने कहका लगा दिया। वो उसका छोटा मासूम भाई जो उसकी गोद में था, जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, वो कह रहा था मुझे भी भूख लगी है, और कहका लगा रहा था। तो उससे पहले कि वो बेहोश होती, उससे पहले वो पागल होती, उससे पहले वो चीखो पुकार करती, जो थर थर खड़ी कांप रही थी, पीछे औरत ने एक और जोरदार कहका लगाया और कहा, ले इसको भी भूख लग गई है, इसको भी खाना दे, देना इसको खाना दे। और तभी उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया। उसकी आंखें तो बिल्कुल इंसानों की तरह एक अजीब सी आंखें थी, लेकिन आंखों के नीचे उसका नाक नहीं था। नाक की जगह पे सिर्फ एक सुराख था, और उसके होंठ बिल्कुल सफेद थे, और उसके दांत इतने ज्यादा थे जो इंसान के दांत नहीं हो सकते। इंतहाई सुई की तरह, बगैर जिस तरह सुई, जिसको कपड़े सीने के लिए एक सुई इस्तेमाल होती है, उसी तरह की बारीक बारीक उसके दांत थे। आम इंसानों के 32 दांत होते हैं, उसके शायद 1000 दांत थे या 500 दांत थे या 200 दांत थे। दांत ही दांत थे बारीक, शायद 100-200 उसके दांत थे। नाक की जगह पे सिर्फ एक निशान था, और बड़ा सा उसका मुंह था, इंतहाई खौफनाक और भयानक। उसके मुंह से फिर एक जोरदार चीख निकल गई, और तभी उसने देखा वो बूढ़ा और उसका भाई जो अब बदल चुका था, उठकर खड़े हो गए और उस तरफ जाना शुरू हो गए जहां पे उसकी मासूम छोटी बहन सोई हुई थी। जब उसने अपने भाई को और उस बूढ़े को बहन की तरफ जाते हुए देखा, तो दोनों के हाथ इस अंदाज में आगे फैले हुए थे जैसे आगे बढ़ के वो उसको नोच डालेंगे। तभी वो औरत, जिसका चेहरा भयानक हो गया था, जो पीछे खड़ी थी, बोली, खाना दे, नहीं तो ये तेरी बहन को दोनों खा जाएंगे, और मैं भी खा जाऊंगी, हा 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 हा, मैं भी खा जाऊंगी, हा 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 हा। उसने जोर जोर से चीखें मारी और देखा वो उसकी बहन की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि उसके बहन के करीब पहुंचते, उसकी रही सही कसर जवाब दे गई। उसको चक्कर से आया, गिरी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने आपको आंख खोलते ही देखा तो एक ऐसा कमरा था जिसको पहचानने की कोशिश कर रही थी, ये मैं किस जगह पे हूं। तो कमरे को देखते देखते उसके सामने ही एक सफेद कलर का कोट पहने हुए इंसान पे नजर आई। तो उसने देखा वो तो एक डॉक्टर है, साथ एक नर्स है। उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा था, और तभी उसने साइड पे देखा उसकी मां और बाप दोनों मौजूद हैं, डॉक्टर और 2 नर्सें भी मौजूद हैं। वह एकदम से होश में आते ही ऐसी खौफजदा हुई जो आज तक कभी जिंदगी में डरी नहीं थी, जिसने ऐसा मंजर देखा था। वो होश में आते ही एकदम से बोली, मामा, पापा, वो उसको मार देंगे। वो बहन का नाम लेके बोली, उसको मार देंगे, क्योंकि उन्होंने बहन का नाम नहीं लिखा, भाई का नाम भी नहीं लिखा। मैंने भी नाम नहीं रखा, बहन भाई कह देते हैं। बहन को मार देंगे,
भैया उनके कब्जे में चला गया है, वो मार देंगे, वो मार देंगे, उनको बचाएं, उनको बचाएं। वो इस तरह उठ के बैठने की कोशिश कर रही थी कि जैसे वो बचाना चाहती है कि उसकी बात को सुनो, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, उसको मार देंगे। नर्सें एकदम से आगे बढ़ी, उसको बाजुओं से पकड़ लिया। जान चुके थे कि ये होश में तो आ गई है लेकिन जनूनी सी हो रही है, पागल सी हो रही है, और वो अजीब सा कुछ कहे जा रही थी, उसको मार देंगे, उसको बचाएं, उसको मार देंगे। वो एकदम से डॉक्टर ने कहा इनको इंजेक्शन लगाएं। फौरी तौर पे उसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया। वालिदा जिसकी आंखें रो रो कर परेशान थीं, वालिद एकदम बेचैनी से बोले, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बेटी को? डॉक्टर बोले, इसके दिमाग ने कोई गहरा सदमा देखा है, इसके दिमाग पे कोई ऐसी बात सवार हुई है, जो कुछ ऐसा देखा है जिससे अभी ये बाहर नहीं निकल आई। इसकी हिस्ट्रियाई कैफियत है। हम इसको देख रहे हैं, मजीद कुछ टेस्ट करवाते हैं, आप परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएंगी। अब वो अपने भाई का नाम लेते लेते और बहन का नाम लेते लेते बेहोश हो गई थी कि भाई उनके कब्जे में चला गया है, बहन को मार देंगे। शाम को उसके बहन भाइयों को वहीं अस्पताल में लाया गया। फिर से वो जब होश में आई तो उसने देखा उसका भाई सामने मौजूद है और बहन भी मौजूद है। एकदम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि शुक्र है मेरा भाई जिंदा है, शुक्र है मेरी बहन जिंदा है, शुक्र है मेरा भाई उसके कब्जे से आज़ाद हो गया है। उसने मेरे भाई को जकड़ रखा था, अब मेरा भाई आज़ाद है। उसने भाई की तरफ देखा, मुस्कुराया, और बहन की तरफ देखा और मुस्कुराई। शुक्र है मेरे बहन भाई बच गए। लेकिन उसी लम्हे उसकी आंखें फिर खौफ से फैलना शुरू हो गई। उसने भाई की आंखों की तरफ देखा था तो उसके भाई जो बिल्कुल सामने खड़ा था, वो छोटा मासूम सा भाई उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों के अंदर वही चमक पैदा हो गई थी। उसकी आंखें उसी तरह सफ़ेद हो गई थी जब उस बूढ़े की गोद में बैठा था और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। अभी फिर से उसकी आंखें उसी तरह सफ़ेद हो गई थी और तभी जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई वो खौफ में बदल गई और बोली, पापा, भाई को फिर से उसने जकड़ लिया है, भाई उसके कब्जे में है, भाई उसके कब्जे में है। इससे पहले माँ बाप आगे बढ़ के उसे पूछ सकते किसके कब्जे में क्या हुआ है, तो एकदम उसने गर्दन दूसरी तरफ मोड़ी और एक कोने के अंदर देखते हुए वो चीखना शुरू हो गई। उसी लम्हे उसने उसी बूढ़ी औरत को उसी कोने में खड़े हुए देखा था, उसी खौफनाक भयानक औरत को जिसकी नाक की जगह पे सुराख था और चेहरा बेइंतहा बारीक सुई की तरह दांतों से भरा हुआ था। इंतहाई भयानक सी औरत जिसकी आंखें सफ़ेद थी, वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो एक आखिरी लफ्ज़ जो उसने कहे, वो आ गई है, वो आ गई है, भाई उनके कब्जे में है, भाई को मार देंगे, मेरी बहन को मार देंगे, और फिर से बेहोश हो गई। वहीं पे आसिफ रहमान भी कुछ कुछ समझ पाए। बेटे ने भी पूछा, पापा ये क्या कह रही हैं आप ही, किसने मुझे जकड़ लिया है, कौन मार देंगे? तो कुछ गहरी सोच में थे। बीवी रोए जा रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर को जब सारा हाल बताई गई, उन्होंने कहा लगता है कि कुछ भयानक देखा है इन्होंने, इनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा है जो इनके दिमाग पे असर कर गया है और ये बार बार उसको सोच रही हैं और डर रही हैं। हिस्ट्रियाई कैफियत है, हम मजीद इसको कोशिश करते हैं लेकिन अब परेशान ना हो। लेकिन आसिफ रहमान फैसला कर चुके थे मामला कुछ और है। उन्होंने उसी वक्त अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि आपके एक जानने वाले हैं जो रूहानियत जानते हैं और इल्म वाले हैं, आप उनको साथ लेकर आए, मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे मसला है। तो उन्होंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप परेशान ना हो, मैं उनको लेकर आता हूं। वो उनको लेकर अस्पताल आ गए और जब वो कमरे में दाखिल हुए और वहां पे खड़े होके उन्होंने कुछ देर पढ़ाई की, तो पढ़ाई करने के बाद वो बोले, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, आपकी बेटी के साथ जिन्नात भेजे गए हैं, जिन्नात अटैच हो गए हैं और ये जिन्नात के ज़ेरे साया है। बेटी को यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। आप डॉक्टरों से इजाज़त लीजिए, जैसे ही होश में आ जाए इनको घर लेकर चलिए, क्योंकि उनका इलाज यहाँ नहीं घर पे होगा। आसिफ रहमान एक बिजनेसमैन थे, समझदार थे। उन्होंने कहा ठीक है, दोस्त से कहा इनसे राब्ते में रहिए, कल या परसों जैसे ही हम घर पहुँचते हैं तो प्लीज़ इनको लेकर घर आ जाइए। 2 दिन बाद डॉक्टर ने उनको छुट्टी दे दी, बच्चों को उनसे दूर कर दिया गया
माँ बाप रहे, जब इस तरह अंदाज़ा हो गया अब वो ठीक हो गई हैं, बाकी जो भी कमी बेशी होगी उन्होंने कहा हम अपने डॉक्टर को कॉल कर देंगे। यूँ उनको डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, घर पहुँच गए। और जैसे ही घर पहुँचे, उधर उस दरवेश को, जो आमिल नहीं था, कोई पीर फकीर नहीं था, एक आम इंसान ही था लेकिन अल्लाह वाला था, उसको बुलाया गया। जब वो घर पहुंचे तो उसको सारी सूरत हाल पहले ही बताई जा चुकी थी। वो उस कमरे की तरफ गए जिस कमरे में वो बेहोश पाई गई थी। उसको मां ने बताया था कि मैं जब सुबह उठी और बच्चों के कमरों की तरफ गई तो मैंने देखा दरवाजे में मेरी बेटी बेहोश पड़ी हुई थी, बच्चे सो रहे थे। वो बुजुर्ग उसी कमरे की तरफ गए, उसके दरवाजे में खड़े होकर पढ़ते रहे और उस कुर्सी की तरफ देखकर बोले, मैं बिल्कुल सही था। मैंने अस्पताल में तो कुछ अंदाजा लगा लिया था लेकिन अब हकीकत मुझे यहां पता लगी है। फौरी तौर पे एक काम कीजिए, ये जो भी है इसको मैं हाजिर कर लूंगा। अब फौरन 2 बकरों का सदका कीजिए और उसको खिलाना नहीं है। उन बकरों को किसी वीराने में फेंक कर आ जाइए। आपने पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। मजीद देखते हैं क्या मैं कर सकता हूं। फौरी तौर पे 2 बकरों का सदका किया गया और उनको वीराने में फेंक दिया गया। उधर वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने उसी घर में ही डेरा डाल दिया। उन्होंने कहा मुझे अभी यहीं इसी घर में रुकना होगा, क्योंकि वो जो चीज़ें भी अटैच हैं वो फिर से आने की कोशिश करेंगी। मैं जब तक मौजूद हूं वो नहीं आएंगी। मैं उनको बुलाऊंगा, अगर मैं चला गया तो वो फिर से आ जाएंगी। वो नापाक चीज़ें हैं, शैतानी चीज़ें हैं। वो क्यों बच्ची के साथ अटैच हुई हैं ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद जब रात हुई तो फिर से वो आसिफ रहमान, उनकी बेगम शगुफ्ता रहमान कमरे में मौजूद थे। सामने अंबर अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और एक कुर्सी पर वो बुजुर्ग बरजमान थे। उन्होंने पढ़ाई शुरू की। कुछ देर वो पढ़ते रहे और उसके बाद बोले, अब आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है। बच्चे जो अपने कमरे में हैं, ये मैं आपको पानी दे रहा हूं, ये पानी का दायरा कड़ा लगाकर उस कमरे को महफूज कर दीजिए। अगर कोई रिश्तेदार है तो उसको बुलाकर उस कमरे की तरफ भेज दीजिए। वो बच्चों के साथ रहे, बच्चे ना डरें। बाकी यहां पे कुछ ऐसा हो सकता है जो बच्चों के लिए परेशानी का बायस हो। पानी दम करके दिया गया। रिश्तेदार को बुलाकर उधर कमरे में बिठा दिया गया। बच्चों के साथ पानी का छिड़काव कर दिया गया। उस कमरे को भी उन्होंने दायरा कड़ा लगा दिया। उसके बाद मुराकबे किसी कैफियत में वो चले गए। कुछ देर पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद बोले, अब सामने आ जाओ। मुझे पता है तुम इसके वजूद को जकड़ना चाह रहे हो, इसके वजूद के अंदर आना चाह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी इजाजत नहीं दूंगा कि इस मासूम के वजूद में आ सको। इसके दिमाग में आ जाओ। थोड़ी ही देर के बाद मियां बीवी ने देखा कि बेटी के वजूद ने झटके लिए और झटके लेने के बाद बेटी की आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं और वो सामने बैठे हुए उस बुजुर्ग की तरफ देखकर बोली, क्यों बुलाया है तूने मुझे? वो आवाज एक भारी भरकम बूढ़े की आवाज थी। उसने कहा, वो बुजुर्ग बोले, मैं सब पढ़ाई करके मालूम कर चुका हूं, बस एक सवाल का जवाब लेना है। ये तो मैं देख चुका हूं कि बच्ची के साथ तुमने क्या किया है। तुम उसको उस दरख्त के नीचे मिले थे और वो औरत भी तुम्हारे साथ थी, और बाद में तुमने उसको इस घर में बुलाकर डराया मां की आवाज में, फिर उसके भाई को जकड़ के डराया। मैं सब देख चुका हूं। मुझे ये बताओ, तुमने इसको क्यों जकड़ा है? वो भारी भरकम लहजे में बोला, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? बुजुर्ग बोले, मैंने अभी तक तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाई, तुम्हें इसके दिमाग के अंदर बुलाया है। अगर तू फिर ऐसा करेगा तो देख फिर मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तो वो गुस्से से बोला, कर ले जो करना है तूने। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शैतान ठहरा ना, तेरी फितरत ही शैतानी है, रुक। एक गहरा सा सांस लिया और मुराकबा में चले गए। अभी मुराकबे में 5 से 7 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो चीखना शुरू हो गया और दिमाग में से बोला, रुक रुक, रोक दे, मैं अपनी असली हालत में आता हूं, मुझे रोक दे। और उन्हें रोक दिया।
सामने बैठी हुई अंबर एकदम से पीछे गिरी और बेहोश हो गई और साइड से एक आवाज आई। आसिफ रहमान और उनकी बेगम शगुफ्ता रहमान को आवाज तो आ रही थी लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। वहां पे दो आवाजें सुनी गई, एक बूढ़े की, एक औरत की आवाज। हाँ तो अब बता, कौन है तू और ये कौन है तेरे साथ, और सब कुछ मुझे बता, जो मैंने बताया है तू खुद से बता। तो उसने बताना शुरू किया, हाँ ये पहली दफा हमें उस दरख्त के नीचे नजर आई थी, ये औरत मेरे साथ थी और मैंने उसे देख लिया था। मैंने फैसला कर लिया था इसी के साथ रहने का, अब जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है। फिर हम इसके घर में आए, रात को इसके भाई को जकड़ लिया। वो खुद से बताता गया कि कैसे मैंने इसके भाई को जकड़ा और मैंने इसे कहा मुझे भूख लगी है और ये भी मेरे साथ थी। वो इस तरह बताते गए। जब वो बता चुके तो बुजुर्ग बोले, ये तो मुझे पहले से पता है, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है कि तुम इसके साथ क्यों आए हो। तुम इसलिए तो नहीं आए कि तुम्हें भूख लगी है और तुम खाना लेने के लिए आए हो, ये तो तुम वैसे भी कह देते। इसका बाप और ये लोग फराख दिल लोग हैं, दे देते। झूठ मत बोलो वरना मैं फिर से मुराकबा में चला जाऊंगा। ये बताओ इसके साथ क्यों आए हो। तब वो औरत बोली, हम इसको डराने के लिए, इसको परेशान करने के लिए, इसको तकलीफ पहुंचाने के लिए, इसको दिमागी तौर पे इतना खौफजदा करने के लिए। क्यों? लेकिन क्यों? इसने क्या कसूर किया है? उन्होंने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। वो बोले, मैं फिर से कह रहा हूं, अब मुझे कहना ना पड़े वरना ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। जो अभी किया था उससे भी खतरनाक करूंगा, पूछूंगा भी नहीं और यहीं पे जला दूंगा। बोलो। वो गुस्से से बोले थे। तब दोनों की आवाज आई, हमें भेजा है किसी ने। किसने भेजा है? तो उन्होंने एक आमिल का नाम लिया, उसने भेजा है। क्यों? किसी ने करवाया है। क्यों करवाया है? वो इससे शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि ये गिड़गिड़ाए, वो चाहता है ये पागल हो जाए, वो चाहता है हम इसके दिमाग पे इतना सवार हो जाएं, इसको इतना परेशान करें, इसको इतना डराएं कि इसके दिमाग में बस यही एक पैगाम दें कि जाओ हैदर से माफी मांगो, हैदर से माफी मांगो और हैदर से शादी कर लो। इसीलिए हमें भेजा गया है। वो बुजुर्ग बोले, तुम तो नापाक हो, इंतहाई शैतान हो, तुमने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो वो बंदा बोला, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं जानता हूं आगे आप क्या करने लगे हैं। हमने खुद से नहीं किया, हम एक आमिल के कब्जे में हैं। वो हमें जो कहता है हम वही करते हैं, हम खुद से नहीं करते। हाँ हम बुरे जरूर हैं लेकिन इतने भी नहीं। हमने जो भी गलतियां की हैं उसके कहने पे की हैं, हमें माफ कर दीजिए। वो बुजुर्ग बोले, ठीक है, मैं तुम्हें उस आमिल से भी आजाद करा देता हूं, लेकिन तुम्हें पहले मेरे साथ हल्फ देना होगा कि आज के बाद दोबारा कभी किसी को तंग नहीं करोगे। उन्होंने कहा, हां, लेकिन उसके बदले आपको कुछ देना होगा और वो हमें नहीं, उस आमिल को देना होगा। आपने हमें गोश्त देना होगा और कुछ आमिल को देना होगा। वो समझ गए। बुजुर्ग बोले, हाँ मैं जानता हूं आमिल को क्या देना है, उसको जो देना है वो मैं दूंगा, और रह गया गोश्त, ये तुम्हारे लिए भी है और आमिल के लिए भी है। कहां चाहिए? उसी दरख्त के नीचे मिल जाएगा, और 3 दिन तक चाहिए। 3 दिन तक गोश्त जाता रहेगा तो वो आमिल कुछ नहीं कर सकेगा। इधर हम आज़ाद होने की कोशिश करेंगे और जितना इल्म हम आपका जान चुके हैं आप भी तीसरे दिन हमें आज़ाद करा लेंगे। इसलिए मुसलसल वहां पे गोश्त रात को फेंकते रहिए, हम आज़ाद हो जाएंगे और जो आपसे वादा किया है सारी जिंदगी उस वादा को निभाएंगे। उस बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, और तुम मुझे हल्फ देते हो? उन्होंने हल्फ दिया। कहा, ठीक है, अब जाओ इस कमरे से और आज के बाद कभी इस बच्ची इस घर के करीब भी मत भटकना। मैं तुम्हें अगर उस आमिल से छुड़वा रहा हूं तो याद रखना मैं तुम्हें जला भी सकता हूं, तुम्हें ऐसा नुकसान भी पहुंचा सकता हूं, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। वो गिर से गए कि हमें माफ कर दो, हम आपके पांव पे हाथ रखते हैं। ये बातें सिर्फ आसिफ रहमान और उसकी बीवी के कान सुन पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। उसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, अब जाओ यहां से। वो जो कमरा था वो धड़म से खुला, उसका दरवाजा
जो बंद था दरवाज़ा, और कोई ऐसा लगा कि तेज़ी से बाहर गया हो। सिर्फ एक हवा सी महसूस हुई, तेज़ जैसे आंधी आती है, तेज़ आंधी की तरह हवा थी जो बाहर निकल गई। वो बुज़ुर्ग फिर भी कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद जब उन्हें आंखें खोली तो आसिफ रहमान की तरफ बोले, मैं जानता हूं ये जिसने किया है, मैंने इनसे वादा लिया है, अब आपने रोजाना 6 बकरे उसी दरख्त के नीचे ज़िबा करके उनके गोश्त के टुकड़े बना के, खाल नहीं गोश्त के टुकड़े बना के रात को फेंकवा देने हैं, मुड़ के नहीं देखना। 3 दिन तक आप 6 बकरे रोज डालते रहें, मैं इनको आज़ाद करवा दूंगा। और इसलिए कि ये आपके हिस्से में भी नेकी होगी। मैं चाहता तो सिर्फ बेटी से आज़ाद करवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ वो आमिल इंतहाई शरीर है, इनसे मज़ीद कुछ गलत काम करवाएगा तो बेहतर है अगर ये आज़ाद हो गए और उन्हें कसम दी है तो फिर कभी भी ये किसी और को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, ये भी आपके खाते में होगा। आसिफ रहमान साहब बोले, मेरे लिए पैसों की कोई मसला नहीं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप हुक्म तो कीजिए। आमिल ने उनको जो जो जिम्मे लगाया उन्होंने वो कर दिया। बकरे वगैरह ज़िबा हुए, गोश्त वगैरह बनाया गया और बड़े बड़े काले शापरों में डाला गया और जाके रात को उस दरख्तों के नीचे रखा गया। मुड़ के किसी ने नहीं देखा। सुबह ना शापर थे ना गोश्त था। दूसरी रात भी ऐसा किया गया और तीसरी रात भी ऐसे शापर रखे गए, लेकिन तीसरी रात जो रखने वाले मुलाजिम थे उन्होंने मुड़कर पीछे देखा था। वो कहते हैं जब हमने पीछे देखा था वहां पे कोई चीज़ भी नहीं थी, हमारे रखते ही वो चीज़ें गायब हो गई थी। एक ने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। उधर वो जो उसी घर में डेरा डाले हुए बुजुर्ग थे, 3 दिन अमल करते रहे। 3 दिन के बाद एक अमल जो उनका मुकम्मल हो गया, उन्होंने कहा वो आज़ाद हो गए हैं। अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है। वो तो वैसे भी नॉर्मल हो गई थी, उसको पानी पिलाया जा रहा था, वो बुजुर्ग जो थे मुसलसल उस पर दम कर रहे थे, बच्चों का ख्याल रखा जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो गया। और तभी बुजुर्ग ने कहा, आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, आपकी तरह नेचर पाई है, हमदर्द है, लोगों की मदद करने वाली है, लोगों का ख्याल रखने वाली है। अपनी बेटी की ख्वाहिश मालूम कीजिए, जो इसकी नेक ख्वाहिश है वो इसके हक में बेहतर है, वो इसकी पूरी कर दीजिए। आसिफ रहमान ने कहा, जी बिल्कुल ठीक है। और जब उससे ख्वाहिश पूछी गई तो उसने बता दिया कि वो दानिश से प्यार करती है और दानिश से शादी करना चाहती है। तो वालिदैन को उसने जैसे ही बताया, वालिदैन ने कहा, हमें बुजुर्ग ने कहा था बेटी, हमें वो पहले ही इशारा दे गए हैं, तुम्हारे लिए वो एक बेहतरीन लड़का है। यूं दानिश के वालिदैन तक जब ये बात पहुंची रिश्ते की तो वो हैरान थे और उधर परेशान भी कि हम कैसे शादी, कैसे सब कुछ करेंगे। तो आसिफ रहमान ने उनसे कह दिया था कि ये सारे अखराजात मेरे जिम्मे होंगे, आपने परेशान नहीं होना। यूं दानिश की और फौरी तौर पे अंबर की शादी उन बुजुर्ग के कहने पे, क्योंकि उनको था कि हैदर फिर से कुछ करेगा, तो उन्होंने कहा था कि आपने हैदर से कुछ नहीं करना, उसको मैं सबक सिखाऊंगा, क्योंकि उसने कई जिंदगियों को तबाह किया है। उधर जल्दी से अंबर और दानिश की शादी भी हो गई। वालिदैन ने, आसिफ रहमान ने अपना एक कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा दानिश को दिया और उसको जैसे कहा था अंबर ने उसको कारोबार करा के दिया। वो खुद एक बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो गया। और उधर उस बुजुर्ग ने उनको बताया कि मैंने हैदर को ऐसा सबक सिखा दिया है जो उसके लिए काफ़ी है, आपने उससे मज़ीद कोई बात नहीं करनी, उसने ये किया था ना, उसको सबक मैंने सिखा दिया है। उधर उन बुजुर्गों ने एक और बात भी कही, अब आपको ये इलाका छोड़ देना चाहिए। आसिफ रहमान इस बात पे हैरान थे कि मैं तो आबाओ अजदाद की वजह से यहाँ पे आबाद हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, अंबर और दानिश को कह रहा हूँ, उनको ये इलाका छोड़ देना चाहिए। उनकी ख्वाहिश पे अंबर और दानिश ने वो इलाका छोड़ के एक और इलाके में अपनी बहुत बड़ी कोठी ले ली। कारोबार तो उनको पहले से था। उधर कुछ अर्सा तक आसिफ रहमानी भी आते जाते रहे, लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा था। तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने भी एक और घर उसी एरिया में खरीद लिया जहाँ पे दानिश और उनकी बेटी अंबर रहते थे। अब वो उधर भी कभी रहते और उधर भी रहते। अंबर कहती हैं, मेरी ज़िंदगी दानिश के साथ वाकई उतनी ही खूबसूरत हो गई जितनी मैं चाहती थी। हम दोनों एक बेहतरीन मियाँ बीवी सिर्फ साबित नहीं हुए, हमारे बच्चे भी हुए, लेकिन हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मेरे वालिदैन ने जो मुझे सब बता दिया था, मैंने उनसे पूछा था वो क्या हुआ था, वो क्या था, बुजुर्ग ने क्या किया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया। अब मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे भाई मेरी बहन बड़े हो चुके हैं, दोनों जो छोटे थे। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, लेकिन आज भी उस वाक़ये को याद करती हूँ तो बेइंतहा खौफज़दा हो जाती हूँ, डर जाती हूँ कि कुछ लोग कितने घटिया होते हैं कि अपनी
अना की तस्कीन के लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन उस बुजुर्ग ने न सिर्फ उस आमिल को सबक सिखाया था कि वाकई हैदर को भी सिखा दिया था कि मुझे सुनने में आया था मेरी दोस्त रिमशा से कि हैदर फिर ऐसा बदल गया था, कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। जबकि कुछ अरसे बाद हैदर और उसके वालिदैन उस इलाके को छोड़कर चले गए थे। गली वाले इस बात पे हैरान थे, हैदर बहुत ज्यादा बदल गया था, वो कभी किसी की तरफ नहीं देखता था, उसकी आवारगी, उसकी बदमिजाजी सब चेंज हो गई थी। लेकिन जब वो इलाका ही छोड़ गए तो उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ये आपको अंबर की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।